चलिए स्टूडेंट्स, अब इंडेक्स नंबर के बाद हम अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं, टाइम सीरीज़ एनालिसिस। टाइम सीरीज़ एनालिसिस में एक्चुअल में क्या है कि आपका डाटा है अकॉर्डिंग टू टाइम। बेसिकली टाइम सीरीज़ डाटा का मतलब ही यही होता है व्हेन डाटा अरेंज्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स डाटा अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू टाइम। इकोनॉमिक्स में हम जितना भी डाटा देखते हैं, ज़्यादातर जो डाटा है हमारा, जहाँ हम अकॉर्डिंग टू टाइम डाटा ले रहे हैं, वो सारा का सारा डाटा हमारा टाइम सीरीज़ डाटा कहलाता है। जब हम प्रोडक्शन पर डाटा लेते हैं, ओवर द टाइम पीरियड हम पॉपुलेशन देख रहे हैं, या मान लीजिए हम बीओपी डेफिसिट देख रहे हैं, हम नेशनल इनकम देख रहे हैं, पर कैपिटा इनकम देख रहे हैं। मान लीजिए मैं 1950 से लेकर अगर 2020 तक की बात करूं, या 1990 से लेकर 2020 तक की बात करूं, हर साल की पर कैपिटा इनकम मैं ईयर वाइज लिखती चली जाऊं, तो वो बेसिकली हमारा क्या होगा, वो टाइम सीरीज़ डाटा कहलाता है। जैसे आपकी बुक में एक एग्जांपल भी दिया हुआ है आपके सामने कि जो प्रोडक्शन पर डाटा है 1975 से लेकर आपको 1975, 6, 7, 78, 79, ये आपका प्रोडक्शन दिया हुआ है इन टर्म्स। इसी तरह से आपके सामने एक टेबल और है 1931, 41, 51, 61, 71, ये आपका पॉपुलेशन दिया हुआ है। आपको पता है कि पॉपुलेशन जो है वो 10 साल में सेंसस होता है, इसलिए गैप भी 10 ईयर्स का है। तो आपकी ये आपका पॉपुलेशन है। तो ये जो डाटा है, इस डाटा में आप देख रहे हैं कि जो भी आपका वेरिएबल है यहाँ, चाहे वो पॉपुलेशन है चाहे प्रोडक्शन है, दैट इज़ अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू टाइम। इसलिए इस तरीके के डाटा को टाइम सीरीज़ डाटा कहा जाता है। तो बेसिकली आपको इस चैप्टर में जो भी करना है वो टाइम सीरीज़ डाटा ही डिस्कस करना है। थ्योरी पोर्शन में आपका रहेगा बेटा यूटिलिटी ऑफ टाइम सीरीज़ डाटा। डाटा की इस तरीके के डाटा को स्टडी करने की क्या यूटिलिटी है। देखिए, टू स्टडी द पास्ट बिहेवियर ऑफ द डाटा। अगर हम टाइम सीरीज़ डाटा स्टडी करेंगे तभी तो हमें ये पता चलेगा कि पिछले पुराने सालों में जो हमारा ये वेरिएबल है इसका किस तरीके का बिहेवियर रहा। मान लीजिए मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की ही बात करूं, अगर हम बीओपी का डाटा लेकर रखते हैं, मान लीजिए हमने डाटा लिया 1991 से 2020 का, हम टोटल डाटा को स्टडी करेंगे तभी तो हमें ये पता चलेगा कि डाटा जो है किस साल हमारा डेफिसिट ज़्यादा था, किस साल डेफिसिट कंपैरेटिवली कम था, या कोई साल ऐसा भी था जब हमारा बीओपी जो है वो सरप्लस में था। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता चलेंगी, हमें ये डाटा के एनालिसिस से पता चलेंगी। हमें इस एनालिसिस से डाटा का पास्ट बिहेवियर पता चलेगा। इसी तरीके से आपका फोरकास्ट फ्यूचर बिहेवियर, ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो फ्यूचर बिहेवियर है वो पास्ट बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि पीछे का बिहेवियर किस तरीके का चला आ रहा है। उसके आधार पर हम ये अज्यूम कर सकते हैं, ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि फ्यूचर में जो बिहेवियर है डाटा का वो किस तरीके का होगा। ट्रेड साइकिल एस्टिमेशन, जब हमारा ट्रेड साइकिल एस्टिमेशन की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ट्रेड साइकिल कैसे एस्टिमेट किए जाएंगे, जहाँ पर हम टाइम सीरीज डाटा की बात कर रहे हैं। हम ट्रेड साइकिल एस्टिमेट कैसे करते हैं, हम नेशनल इनकम देखते हैं, पर कैपिटा इनकम देखते हैं, हम एम्प्लॉयमेंट देखते हैं, हम किस तरीके से कौन कौन से वेरिएबल्स को कंसिडर करते चलेंगे, वो सारे वेरिएबल्स हमारे टाइम सीरीज़ रहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जब हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, हमारे यहाँ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा है, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, इट मीन्स इकोनॉमी में बूम कंडीशंस हैं। और ये जब सारी की सारी नीचे की तरफ चलने लगती है, डाटा घटना शुरू हो जाता है, तो हम कहते हैं कि इकोनॉमी में रिसेशनरी फेज़ है। यानी कि ट्रेड साइकिल्स का जो एनालिसिस है वो भी किस आधार पर किया जाता है, टाइम सीरीज़ डाटा के आधार पर। इसी तरह से कंपैरिजन विद अदर टाइम सीरीज़, आप दो टाइम सीरीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। स्टडी ऑफ प्रेजेंट वेरिएशन, कि डाटा में अप एंड डाउन जो है वो किस वजह से है, वो अप एंड डाउन्स आप डिस्कस कर सकते हैं। इसी तरह से यूनिवर्सल यूटिलिटी, यानी कि जो टाइम सीरीज़ डाटा है वो चाहे बिजनेसमैन है, चाहे किसान है, चाहे आपका कंज्यूमर है, कोई भी है, गवर्नमेंट है, सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है क्योंकि सब उसी के अकॉर्डिंगली काम करते हैं। चलिए, ये आपका यूटिलिटी में आ जाएगा। इसके बाद आपकी मेन जो चीज़ आती है वो है आपके कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज़। अब इन कंपोनेंट्स को समझने की कोशिश करें कि कंपोनेंट का मतलब क्या है। देखिए, जब हमारा जो डाटा है, चाहे हम नेशनल इनकम की लगातार बात करें, चाहे हम बीओपी डेफिसिट की बात करें, अगर हम लंबे समय का जो भी डाटा ले रहे हैं, उस डाटा में हम ये देखते हैं कि वो जो हमारा डाटा है हमेशा एक जैसा नहीं है। किसी समय वो डाटा अप ऊपर की तरफ है, यानी कि मान लीजिए अगर मैं ये कहूँ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट जो है, किसी समय वो डेफिसिट बहुत ज़्यादा है,
किसी समय वो डेफिसिट कम है, फिर कुछ सालों बाद मान लीजिए वो डेफिसिट और ज़्यादा बढ़ जाता है, या कुछ सालों में कुछ इस तरीके का हुआ कि वो डेफिसिट जो था वो ख़त्म होकर हमारा जो BOP है वो पॉजिटिव हो जाता है। यानी कि जो डाटा है वो वेरिएशंस रखता है। डाटा कभी भी हमेशा एकदम से ऐसा नहीं चलता कि वो हमेशा एक ही पेस पर चलता चला जाएगा। तो वो जो वेरिएशंस हैं वही बेसिकली उसके कंपोनेंट्स कहलाते हैं। अब आप ये देखिए कि एक सीरीज़ में जो ये वेरिएशंस हैं ये किन किन कारणों से हो सकती हैं। एक तो आपका लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है डाटा का। मान लीजिए मैंने डाटा लिया 1950 से लेके फॉर एग्जांपल 2000 तक का। 50 साल के डाटा में मैं ये देखती हूँ कि जो डाटा का जनरल ट्रेंड है वो ट्रेंड किस तरीके का है, यानी कि डाटा बढ़ने की तरफ है या डाटा घटने की तरफ है, जो भी वेरिएबल मैं ले रही हूँ। तो उसमें आप ये देखते हैं कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो कैसा है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो एक तो डाटा में आपका होता है लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है, ट्रेंड बेसिकली हम लॉन्ग टर्म की उसको ही बोलते हैं, वेरिएशंस को बोलते हैं, तो उसको सेक्युलर ट्रेंड या ट्रेंड बोला जाता है। मान लीजिए 50 साल में आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि नेशनल इनकम बढ़ रही है, लेकिन किसी 1-2 साल में ऐसा रहा कि नेशनल इनकम थोड़ी कम हो गई, फिर उसके बाद लगातार बढ़ रही है। तो 1-2 साल में अगर डाटा हमारा नीचे की तरफ भी आ जाता है तो भी उसका जो ट्रेंड है वो आपका इंक्रीजिंग ही रहेगा। दूसरा आपका सीजनल वेरिएशंस। सीजनल वेरिएशंस क्या होती हैं, जो अकॉर्डिंग टू सीजन आती हैं। जैसे अगर हम वुलन्स की डिमांड की बात करें तो वुलन्स की डिमांड आप ये देखिए कि किस समय ज़्यादा होती है। जो आपके सर्दियों के महीने हैं उसमें वुलन्स की डिमांड ज़्यादा होती है, और जो आपके गर्मियों के मंथ्स हैं उसमें वुलन की डिमांड बहुत कम होती है। साइक्लिकल वेरिएशंस सी से इसको डिनोट करेंगे, यानी कि साइक्लिकल वेरिएशन क्या होगी कि आपकी इकोनॉमी में बूम कंडीशन है तो डाटा किसी और तरीके का होगा, डिप्रेशनरी फेज है तो डाटा किसी और तरीके का होगा। इर्रेगुलर वेरिएशंस। इर्रेगुलर वेरिएशंस एक्चुअल में क्या होती हैं कि जो आपकी अचानक से किसी भी ऐसे फैक्टर्स की वजह से आ गई कि जिन्हें हम एंटिसिपेट नहीं कर पाए। इर्रेगुलर वेरिएशंस, मान लीजिए कई बार क्या होता है कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई या इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आ गई, इंडस्ट्रियल लॉकडाउन्स हो गए, स्ट्राइक्स हो गई, किसी भी वजह से मान लीजिए प्रोडक्शन कम हो गई, तो वो क्या कहलाएंगे आपकी इर्रेगुलर वेरिएशन, यानी कि जो रेगुलर फीचर नहीं है। क्लियर। तो आपके ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ये पूरा डिटेल में आप डिस्कस करेंगे। इसमें आपका लिखा हुआ है, थ्योरी पोर्शन है बेसिकली आपका। तो कंपोनेंट्स में आपका क्या रहेगा, सेक्युलर ट्रेंड, सीजनल वेरिएशंस, साइक्लिकल वेरिएशंस और इर्रेगुलर वेरिएशन। ये देखिए सेक्युलर ट्रेंड को उन्होंने डिस्कस किया है यहाँ पर। फिर इधर आप चले जाएंगे, ये आपके सीजनल वेरिएशंस। ये जो ट्रेंड है इन्होंने 2 तरीके से ट्रेंड दिखाया, लीनियर ट्रेंड जो आप रिग्रेशन एनालिसिस में भी बात करते हैं, y = a + bx। पैराबोलिक ट्रेंड, पैराबोलिक ट्रेंड क्या है कि जब लॉन्ग टर्म राइज और फॉल इन अ टाइम सीरीज इज नॉट टेकिंग प्लेस एट अ डेफिनेट रेट, मीन्स a + bx + cx²। ये आप लिखना चाहो लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं भी करोगे तो कोई ऐसी बात नहीं है। फिर आपकी सीजनल वेरिएशंस आ गई कि दिवाली के टाइम पे किस चीज़ की सेल्स आपकी ज़्यादा है, यूटेंसिल्स की डिमांड जो है वो दिवाली के आसपास ज़्यादा से बढ़ जाती है। इसी तरीके से आपकी साइक्लिकल वेरिएशंस आ गई। फिर इधर से आपकी इर्रेगुलर वेरिएशंस आ गई, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि अर्थक्वेक आ गया, वॉर आ गई, फ्लड आ गई, इंडस्ट्रियल स्ट्राइक्स हो गई, जिनकी वजह से आपका इस तरीके से कुछ भी डाटा में अप एंड डाउन्स आ जाते हैं। ये आपका थ्योरी पोर्शन रहेगा। इसके बाद फिर आपका एनालिसिस और डीकम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज़, यानी कि डीकम्पोजिशन ऑफ टाइम सीरीज़ का मतलब क्या है कि एक डाटा में आपके अलग अलग तरीके की वेरिएशंस पाई जाती हैं। ट्रेंड भी है, सीजनल वेरिएशन भी है, साइक्लिकल भी है और इर्रेगुलर वेरिएशन भी है। तो कहीं ना कहीं उसमें आपस में एक रिलेशन रहता ही है। तो उसमें वो कहते हैं कि जो आपका टाइम सीरीज डाटा है, एनालिसिस जो है उसके 2 मॉडल्स स्टैटिस्टिक्स में डिस्कस किए जाते हैं। एक है आपका एडिटिव मॉडल और एक आपका मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। ये भी थ्योरी क्वेश्चन है बेसिकली। तो एडिटिव मॉडल की जब वो बात करते हैं तो एडिटिव मॉडल में किस अजम्पशन पर काम करते हैं कि टाइम सीरीज इज़ द, एक सेकेंड मैं आपको इसमें दिखाऊँ, टाइम सीरीज इज़ द सम ऑफ 4 कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला O, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू इक्वल्स टू T + S + C + I। यानी कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशन प्लस इर्रेगुलर वेरिएशन। अब इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि मैथ्स की तरह जो सिंपल मैथ्स में हम करते हैं कि अगर आप ओरिजिनल वैल्यू में से ट्रेंड माइनस कर दें, ओरिजिनल वैल्यू में से, ओरिजिनल डाटा में से अगर आप ट्रेंड माइनस कर दें तो आपके पास क्या बचता है, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशन, इर्रेगुलर वेरिएशन। अगर आप उसमें से ओरिजिनल वेरिएशन
ओरिजिनल वैल्यूज़ में से ट्रेंड माइनस कर दें, सीजनल वेरिएशंस माइनस कर दें, तो आपके पास क्या रह जाता है, साइक्लिकल वेरिएशन और इरेगुलर वेरिएशन। सी भी माइनस कर दें तो क्या रह जाएगा, इरेगुलर वेरिएशन। ये आपका एक मॉडल है जो इस अजम्पशन पर बेस्ड है कि जो डाटा है उसमें जो वेरिएशंस है वो बेसिकली जो वेरिएशंस है वो आपका इन सारी वेरिएशंस का टोटल होती है। फिर आपका आ जाता है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। मल्टीप्लिकेटिव मॉडल किस अजम्पशन पर बेस्ड है कि जो वो कहते हैं कि टाइम सीरीज जो है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग टू फार्मूला O इक्वल्स टू T इंटू S इंटू C इंटू आई। ये मॉडल आपका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जो पहला मॉडल है वो इतना इस्तेमाल नहीं होता, जो आप यहाँ भी डिस्कस करेंगे वो बेसिकली आपका यही मॉडल इस्तेमाल होता है कि आपका ओरिजिनल डाटा में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, वही आपका ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशन और इरेगुलर वेरिएशन। क्लियर। अब इसमें से क्या है कि अगर आप ओरिजिनल वेरिएशंस में से T इधर ले आएँ तो आपका बचता क्या है, सीजनल वेरिएशन प्लस साइक्लिकल प्लस इरेगुलर। अगर आप उसमें से सीजनल भी निकाल दें तो साइक्लिकल और इरेगुलर। अगर उसमें से आप साइक्लिकल को भी इधर ले आएँ तो इरेगुलर वेरिएशंस खाली रह जाती हैं। तो बेसिकली ये जो चीज़ है यही आपकी आगे क्वेश्चंस में आपके फॉर्मूलाज में इस्तेमाल होगी। O/T इक्वल्स टू SCI। इतना डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ से आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि अगर हम ओरिजिनल वैल्यू में से कोई भी वेरिएशन निकालते चले जाएं तो कौन सी वेरिएशंस हमारी बाकी रह जाएंगी। क्लियर। यहाँ से आपके शुरू हो जाएंगे न्यूमेरिकल्स, मेथड्स ऑफ मेजरिंग ट्रेंड। अब आप ये देखिए, फ्री हैंड कर्व मेथड सबसे इजी मेथड है, नॉर्मली आने के चांसेस भी नहीं है, शायद आपके सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन जहाँ से आप शुरुआत करते हैं आप सीक्वेंस में चलेंगे। फ्री हैंड कर्व मेथड एक्चुअल में क्या होगा बेटा, फ्री हैंड कर्व में आप ये देखिए कि जैसे आपके पास ये डाटा दिया हुआ है 1971 से लेकर से 80 तक का डाटा दिया हुआ है, इधर आपका ये प्रोडक्शन दिया हुआ है। क्लियर। ये डाटा जो है ये कहाँ प्लॉट होगा, ये एक ग्राफ पर प्लॉट होगा। ये डाटा आप ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, ये आपका ग्राफ होगा। नीचे क्या लेते हैं आप, ईयर्स लेंगे और इधर से वाई एक्सिस पर आप क्या लोगे, प्रोडक्शन लोगे। आप ओरिजिनल पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, यानी कि जैसे 1971 के सामने आपका 150, 72 के सामने 155 का पॉइंट लगाएंगे, 73 के सामने आप 165 लगाओगे, 74 के सामने 152, 75 के सामने आपका 174, यानी कि ये ओरिजिनल पॉइंट जो भी होंगे ये आप ओरिजिनल पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। फिर आप उन ओरिजिनल पॉइंट्स को मिला देंगे। तो जब आप उन ओरिजिनल पॉइंट्स को मिलाते हैं तो ये एक ऐसा जिग जैग्स आपके सामने निकल कर आता है। अब आपको क्या करना है, आपको एक ट्रेंड लाइन लगानी है, वो आप कहीं ना कहीं अज्यूम करके लगाएंगे और वो हम इस अजम्पशन के साथ लगाते हैं कि जो हमारे ये ऊपर के पीक पॉइंट्स हैं वो और जो नीचे के हमारे लोअर पॉइंट्स हैं ये कहीं ना कहीं बराबर से हो जाएं। तो यहाँ से जब आप शुरू करते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3, इधर से यहाँ से आपने शुरू किया, क्योंकि यहाँ से यहाँ डाटा मिलाना बहुत मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं एक लाइन अंदाजे के आधार पर ही बीच में लगा देते हैं, तो इसको हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। ये फार्मूला जो है सबसे सिंपल फार्मूला है, इसके आने के चांसेस भी बहुत कम है। क्लियर। उसके बाद जो सेकंड मेथड है वो आपका सेमी एवरेज मेथड। ये देखिए सेमी एवरेज मेथड भी आपका एक सिंपल मेथड है। इसमें भी एक तरीका, तो सबसे पहला क्या करेंगे आप, सेमी एवरेज मेथड में एक बार तो डाटा आप ओरिजिनली प्लॉट करेंगे, उसके बाद क्या करना है वो मैं बताती हूँ। अब आप ये देखिए सेमी एवरेज मेथड में आप इस तरीके से करेंगे, जैसे आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ईयर है आपके 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि कितने ईयर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इवन नंबर्स हैं। ये आपके ईयर्स दिए हुए हैं, ये आपका प्रोडक्ट सेल्स दी हुई है। क्लियर। ये एक डाटा आपके सामने और आपसे कहा गया सेमी एवरेज मेथड लगाइए। सेमी एवरेज में बेटा आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, पूरी सीरीज़ को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है और 2 एवरेजेस निकालने हैं। सीरीज़ कैसे डिवाइड करोगे, यहाँ आपके इवन नंबर हैं, 8 वैल्यूज़ हैं आपके सामने, तो 4 ऊपर 4 नीचे, यानी क्योंकि 8 का जो है वो हाफ इजीली हो जाता है 4 4, तो आपने क्या किया, 4 वैल्यू ऊपर यहाँ रख ली, एक ग्रुप ये बना लिया और 4 वैल्यूज़ का एक ग्रुप ये बना लिया। सेमी एवरेज मेथड में जितनी भी वैल्यूज़ दी हुई हैं, जितने भी ईयर्स दिए हुए हैं, आप उनके 2 ग्रुप बना लेंगे।
ये आपकी 4 वैल्यूज़ थी, तो आपने क्या किया, इनकी सारी सेल्स को टोटल किया और डिवाइडेड बाय 4 कर दिया। जब डिवाइडेड बाय 4 किया तो इट मीन्स कि आपके पास क्या आ गया, ये इसका एक एवरेज आ गया। इस एवरेज को आप कहाँ लिखेंगे, आपके पास 4 वैल्यूज़ हैं, अगर इसका एग्जैक्ट मिड में देखूँ तो एग्जैक्ट मिड कहाँ आता है, 2001 और 2 के बीच में। तो आप ये वैल्यू 2001 और 2 के बीच में लिखते चले जाइए, यानी कि ये देखिए 2001.5 मिडल ईयर जो आएगा। क्लियर। इसी तरीके से नीचे वाले का आपने किया, सारा टोटल कर लिया इन वैल्यूज़ को, 1942 आ गया, डिवाइडेड बाय 4 किया, और इसको आप कहाँ लिखेंगे, आपका मिड क्या है, 2005 और 6 के बीच का, यानी कि 2005.5। अब ये जो वैल्यू है, यानी कि 2001 और 2 के बीच में आपके पास एक वैल्यू आ गई 437, 2005 और 6 के बीच में एक वैल्यू और आ गई 485.5। तो अब आपको क्या करना है, ये आपने एक बार तो डाटा ओरिजिनली प्लॉट करना है, जो भी आपका ओरिजिनल डाटा था वो सारा का सारा प्लॉट करेंगे। पॉइंट्स लगे हुए हैं, आप ये देखिए, ये जो पॉइंट्स हैं ये ओरिजिनल डाटा के ही लगे हुए हैं। इसके बाद आपके सामने 2 वैल्यूज़ हैं 437, और वो है कहाँ पर, 2001 और 2 के बीच में। इट मीन्स कि 2001.5 के सामने आप 437 को आइडिया बेस लगाएंगे, अंदाज़ा लेकर लगाएंगे। उसके बाद अगली जो वैल्यू है वो कहाँ पर है आपकी, 2005.5, 2005 थोड़ा आगे चले जाइए मिड में, 5 और 6 के, तो 0.5। इसके सामने आपकी जो वैल्यू है 485.5, एक पॉइंट आप वो लगाएंगे, फिर इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला देंगे, तो ये आपकी ट्रेंड लाइन निकल आएगी। ये है आपका मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस। क्लियर। इसके बाद लेकिन जब अब आप ये देखिए कि जब हमारे सामने जो वैल्यूज़ थी, नंबर ऑफ़ ईयर्स थे हमारे, वो इवन थे, तो ऑब्वियस सी बात है 8 थे तो हमने 4-4 का ग्रुप बना दिया, 6 होते तो हम 3-3 का ग्रुप बनाते, 10 होते तो हम 5-5 का ग्रुप बना देते। लेकिन अगर हमारे पास जो सीरीज़ है वो है ऑड सीरीज़। ऑड सीरीज़ माने कि मेरे पास 5, 7, 9, 11 इस तरीके से वैल्यूज़ हैं। तो अब अगर मान लीजिए मेरे पास वैल्यू है 9, तो 9 का ग्रुप मैं कैसे बनाऊँ, 4.5 का कोई लॉजिक नहीं निकलता। इस समय बात करते हैं अगर हम सेमी एवरेजेस की, तो आप क्या करेंगे, 4-4 का ग्रुप बनाएंगे और एग्जैक्ट बीच की जो वैल्यू है उसको स्किप कर देंगे। बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ भी आपको नहीं करना। जैसे आप ये देखिए, आपका एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इसमें जो वैल्यूज़ हैं ईयर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ईयर्स हैं आपके। तो इट मीन 7 का जो ग्रुप बन सकता है वो कैसे बनाएंगे हम बिल्कुल बीच की वैल्यू को छोड़ देंगे। 3-3 का ग्रुप आप बनाएंगे, क्योंकि 3.5 नहीं लोगे, 3-3 लोगे, जो भी लोगे वो पूरा नंबर लोगे, पॉइंट्स में नहीं लोगे। तो आपने 3 का ग्रुप यहाँ लिया और 3 का ग्रुप यहाँ लिया, यानी कि जो एग्जैक्टली बीच में वैल्यू होगी उसको हम स्किप कर देंगे, उसका हमने कुछ नहीं करना। तो 3 वैल्यूज़ आपने ये ली, इसका टोटल किया, डिवाइडेड बाय 3 किया और उसके मिडल ईयर के सामने लगा दी। मिडल ईयर आपका यहाँ देखिए ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 81, 82, 83 आपने जोड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 82 आपका मिडल ईयर हुआ, तो आप 82 के सामने रहेंगे। इसी तरह से नीचे वाली वैल्यू के साथ करेंगे, 3 का ग्रुप आपका बना हुआ है 85, 86, 87 का, तो 86 के सामने आप रहेंगे। फिर आपके पास 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी 23 और 33। 82 के सामने 23 है और 86 के सामने 33 है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, पहले सारी ओरिजिनल वैल्यूज़ प्लॉट होंगी, आपने ओरिजिनल वैल्यू प्लॉट की, एक्चुअल वैल्यूज़ लिखा भी हुआ है उनके सामने। फिर आपकी जो 2 वैल्यूज़ आई हैं 82 और 86 के सामने, आप उनके पॉइंट लगाएंगे और उन दोनों लाइनों को मिला देंगे। क्लियर। उससे आपने पॉइंट्स लगाए और पॉइंट्स पे आपने उनको मिला दिया। ये देखिए 86 के सामने आपकी जो वैल्यू है ये रहा 86, और 86 के सामने जो आपकी वैल्यू है 33, यानी कि इससे ऊपर आप चले जाइए। 86 के सामने 33, यहाँ गलत लगी हुई है थोड़ी सी लाइन बेटा। आप पॉइंट्स को कैसे लगाएंगे, आप पॉइंट्स एग्जैक्ट लेंगे, यानी कि आपने अगर 85 के सामने जो 82 के सामने जो भी वैल्यू वही रखेंगे। यहाँ 82 के सामने आपके पास 23 है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये 23 रखा भी है, और उसके बाद 86 के सामने आपके पास 33 है, तो यहाँ एक पॉइंट इसके सामने आप 33 का रखेंगे। इन्होंने पॉइंट शो नहीं किया लेकिन लाइन वहीं से लगाई है, तो अगर आप यहाँ 33 लगाते हैं तो आप क्या करेंगे, इस लाइन को और इस लाइन को पॉइंट्स में मिला देंगे। तो ये आपका जो मेथड है ये क्या रहेगा, आपका मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस। आप यहाँ तक करें, इसके बाद जो आपका आगे का मेथड है, मेथड ऑफ मूविंग
एवरेजेस, यानी कि मूविंग एवरेज मेथड, ये कल की क्लास में डिस्कस कराती हूँ मैं। आप पहले इसकी शुरुआत करें चैप्टर की और इतना चैप्टर कर लें, फिर ये नेक्स्ट थर्ड मेथड जो है ये मैं आपको उसके बाद कराती हूँ। चलिए, ओके।